21 नवंबर 2020। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आपराधिक अवमानना के दूसरे मुकदमे के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। कुणाल कामरा ने इस बार जज बोबडे का नाम लेकर उनकी खिल्ली उड़ाने वाला एक ट्वीट किया था। इसी ट्वीट पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उन पर सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना का दूसरा मुकदमा चलाए जाने को अपनी सहमति दी है। जिस तरह से कुणाल कामरा लगातार सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की खिल्ली उड़ाते जा रहे हैं, हम भारत के इतिहास के उस मुकाम पर हैं जहां हम एक कॉमेडियन को इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल न सिर्फ उठाते देख रहे हैं, बल्कि उस कॉमेडियन सहित सुप्रीम अदालत की जिद भी देख रहे हैं। यकीनन ये न सिर्फ भारतीय इतिहास का बल्कि विश्व इतिहास का भी एक जरूरी पन्ना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुणाल कामरा सहित इतिहास के सबसे बड़े कॉमेडियन और व्यंग्यकारों के बारे में, जिन्होंने अपनी कलम और अपनी कला से दुनिया भर की सत्ताओं को हिलाए रखा और अब भी हिला रहे हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। इन दिनों अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर जमकर तनातनी चल रही है। ट्रंप को जल्द ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते जो बाइडेन को सत्ता सौंपनी है, जिसके लिए वे अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं। अमेरिका में मामला गर्म है तो नंबर 1 को भी हमने वहीं से लिया है। नंबर 1 पर हैं फेमस सुपरस्टार सुपर कॉमेडियन साशा बैरन कोहेन। वैसे साशा मेरे भी फेवरेट हैं। साशा के बारे में बता दूं कि वो भी खूब मुकदमे झेलते रहते हैं। साल 2018 में अलाबामा के एक्स चीफ जस्टिस रॉय मूर ने यहूदी अभिनेता साशा बैरन कोहेन पर $95 मिलियन का मानहानि का मुकदमा किया। अपने सुपरहिट शो हु इज अमेरिका में साशा ने आरोप लगाया था कि रॉय मूर ने बहुत सी स्त्रियों का यौन शोषण किया है। इसमें कई नाबालिग बच्चियां भी शामिल थीं। वैसे अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म बोराट के लिए एक अवार्ड फंक्शन में कजाकिस्तान से कॉमेडी करने पर भी साशा मुकदमा झेल चुके हैं। तब उन पर साल 2005 में कजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लीगल एक्शन लिया था। कजाक लोग उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि साशा ने कजाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्टर का लिस्बन में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड फंक्शन 2005 में मजाक उड़ाया था। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि वहां के एक राजनेता दारिगा नजरबायवा और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायव ने साशा बैरन का बचाव किया था। दारिगा ने उस मसले पर कहा था कि वो सोचते हैं कि हमें ह्यूमर से नहीं डरना चाहिए और हमें हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अपनी फिल्म बोराट में साशा ने कजाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी और अमेरिकी निजाम सहित कजाकिस्तानी निजाम की भी जमकर खिल्ली उड़ाई थी। हालांकि कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री ने बाद में बैरन कोहेन को अपनी देश की यात्रा पर भी बुलाया था ताकि वो जान सकें कि वहां महिलाएं भी कार चलाती हैं, वाइन से अंगूर बनती है और यहूदी सभाओं के लिए आजाद हैं। बोराट में साशा ने इसकी भी खूब खिल्ली उड़ाई थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कथित आलोचना पर भी अभिनेता साशा बैरन ने उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं बोराट के मुफ्त प्रचार को सराहता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे भी आप फनी नहीं लगते, लेकिन दुनिया आप पर हंसती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने साशा को क्रीप कहते हुए कहा था कि मुझे उन पर हंसी नहीं आती। हाल ही में बोराट का जो दूसरा एडिशन आ गया है, जिसे देखने पर आपको पता लगेगा कि ठीक से ढंग से कॉमेडी करना किसे कहते हैं। इसके अलावा हु इज अमेरिका के शो भी देखे जा सकते हैं। यकीन मानिए, इन्हें देखेंगे और इन्हें भारत में करने की कल्पना करेंगे तो आपका हाल कुणाल कामरा से भी बुरा हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना में भारतीय लोकतंत्र अभी दूध पीता बच्चा है। यहाँ लोग कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। दूसरे नंबर पर हम यकीनन हरिशंकर परसाई जी को रख सकते हैं। हरिशंकर परसाई भारतीय व्यंग्यकार हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आज वो जिंदा होते और सोशल मीडिया पर होते तो उन पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज हो गए होते। जब वो जिंदा थे तब भी उनके लिखने के लिए उन पर कम हमले नहीं होते थे। हरिशंकर परसाई ने अपनी रचनाओं में लगातार सत्ता के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक चरित्र पर बहुत मजबूती से सवाल उठाए हैं। गौरक्षा के दोगलेपन पर टिप्पणी करते हुए परसाई लिखते हैं कि अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तब गोरक्षा आंदोलन के नेता जूतों की दुकान खोल लेते हैं। इतना ही नहीं, गाय की राजनीति करने वालों को करीने से नंगा करते हुए परसाई लिखते हैं कि जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो, तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है।
बच्चा आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। ये आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है। इन दिनों बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के जवाब में भाजपा सरकारें लव जिहाद का कानून ला रही हैं। परसाई इस पर भी व्यंग करते हुए लिखते हैं कि 24-25 साल के लड़के लड़की को भारत की सरकार बनाने का अधिकार तो मिल चुका है, लेकिन अपना जीवन साथी बनाने का अधिकार नहीं मिला। प्रेम विवाहों और अंतरजातीय विवाहों के संदर्भ में परसाई परंपरा के हवाले से लिखते हैं कि भगवान अगर औरत भगाए तो वो बात भजन में आ जाती है, साधारण आदमी ऐसा करे तो ये काम अनैतिक हो जाता है। जिस लड़की की आप चर्चा कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से घर से निकल गई और मर्जी से शादी कर ली, इसमें क्या हो गया? प्रेम और मनुष्यता के दुश्मन आरएसएस भाजपा के हवा हवाई लव जिहाद पर परसाई जी की ये टिप्पणी एकदम सटीक बैठती है कि अपने यहाँ प्रेम की भी जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। बेरोजगार युवाओं की भीड़ किस तरह फांसीवादियों की ताकत बनती है, इस पर परसाई जी लिखते हैं कि दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की ये भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाले कॉमेडियंस की बात हो और चार्ली चैपलिन ना आए तो कभी बात ही पूरी नहीं हो सकती। उनके वक्त में कमोवेश आज के ही हालात थे। आज जिस तरह से दुनिया डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, पुतिन और बोलनसारो जैसे फांसीवादी तानाशाहों से तंग है, उनके वक्त में दुनिया हिटलर और मुसोलिनी जैसे फांसीवादियों से तंग थी। नरेंद्र मोदी के अनपढ़ करतबों से जिस तरह से आज पूरा देश महामंदी का शिकार है, चार्ली चैपलिन के वक्त हिटलर और मुसोलिनी की वजह से पूरा का पूरा यूरोप आर्थिक महामंदी का शिकार हो चुका था। जिस तरह से अंबानी और अडानी मिलकर आज हम सबका तेल निकालकर हमें ही बेच देना चाहते हैं, चार्ली चैपलिन के वक्त भी पूंजीवाद अपने बर्बर चंगुल में मशीनें फिट करके मनुष्यों का जूस निचोड़ने में लगा हुआ था। ऐसे बुरे वक्त में चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर और मॉडर्न टाइम्स नाम से फिल्म बना दी। जिस तरह आज हर ओर मॉब लिंचिंग हो रही है, तब हिटलर यही लिंचिंग यहूदियों की करता था। जनसंहार से भरे ऐसे आतंक के वक्त में चार्ली चैपलिन ने हंसी को अपना हथियार बनाया। दुनिया के सबसे बुरे वक्त में ये चार्ली चैपलिन ही थे जिन्होंने लोगों को सिखाया कि कितना भी बड़ा डर क्यों न हो, हमारे हंसते ही वो मर जाता है। शायद यही वजह है कि कुड़ाल के चुटकी लेते ही सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हमने उन पर हंसना शुरू किया तो वो मर जाएंगे, वही उनकी मौत होगी। फिल्म दी ग्रेट डिक्टेटर बनाने से फांसीवादी खेमा चार्ली चैपलिन के खिलाफ हुआ, तो मॉडर्न टाइम्स फिल्म बनाने से पूंजीवादी अमेरिका चार्ली चैपलिन पर कम्युनिस्ट समर्थक होने का ठप्पा लगाकर साल 1952 में अमेरिका में उन्हें बैन कर दिया गया। चार्ली की फिल्मों के कम्युनिस्ट विचारों के चलते अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें 20 साल बाद सन 1972 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। चार्ली के सिनेमा में योगदान के चलते वहां मौजूद जनता ने उन्हें 12 मिनटों तक खड़े होकर के तालियां बजाई थीं। यह ऑस्कर के इतिहास में सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन माना जाता है। जब कोई कलाकार जनता के लिए खड़ा होता है तो जनता उसे अपना नायक मानकर उसकी सराहना भी करती है, जबकि सत्ता उसे सजा देती है, जैसा कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों पर बैन लगाकर अमेरिका ने किया। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर में किए गए अपने अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1972 में करियर गोल्डन लायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन के कवर पर जगह पाने वाले पहले एक्टर चार्ली चैपलिन के जीवन पर खुद 82 फिल्में बनी हैं। चौथे नंबर पर हैं वोलोडिमर जेलेंस्की, जो नेताओं पर कॉमेडी करते करते इतने प्रसिद्ध हो गए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। वैसे कामरा पर पहले जो यूट्यूब वीडियोस डाली थीं, उनमें भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि कामरा को ही भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बहरहाल, यूक्रेन के एक्टर वोलोडिमर जेलेंस्की एक पॉलिटिकल कॉमेडी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल के जरिए राजनीतिक शख्सियतों और राजनीतिक नीतियों की खिल्ली उड़ाया करते थे। इस सीरियल में उनका किरदार एक ऐसे व्यक्ति का था जो अचानक से यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है, जैसे अपने यहाँ वो नायक फिल्म में था। अगस्त 2014 में जेलेंस्की ने यूक्रेन में यूक्रेनी संस्कृति मंत्रालय द्वारा रूसी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने पर मंत्रालय की कड़ी निंदा की। 2015 से यूक्रेन ने
रूसी कलाकारों, रूसी संस्कृति और दूसरे रूसी कामों पर यूक्रेन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2018 में यूक्रेन में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव इन द बिग सिटी 2, जिसमें जेलेंस्की मुख्य किरदार में थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक डोनबास में युद्ध के दौरान जेलेंस्की के केवर्टल 95 ने यूक्रेनी सेना को 1 मिलियन हिंगनिया दान दिया था। इसके चलते रूस के राजनेताओं और कलाकारों ने रूस में उनके कामों पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की और रूस ने जेलेंस्की पर प्रतिबंध लगा दिया। जेलेंस्की ने 31 दिसंबर 2018 की शाम को 1+1 टीवी चैनल पर अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा की। जेलेंस्की की राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा के 6 महीने पहले ही चुनाव के लिए जनमत सर्वेक्षणों में वो सबसे आगे थे। जेलेंस्की ने 2019 में यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनाव में 73.22% वोट हासिल करके राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रे पोरोशेंको को हराया। बता दें कि यूक्रेन में लोग सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों की वजह से काफी परेशान हैं और इसके चलते अब तक वहां 13,000 लोगों की जान जा चुकी है। और अब चलते हैं भारतीय कॉमेडियंस की ओर, जिनमें पहले नंबर पर कुणाल कामरा तो हैं ही, साथ में वरुण ग्रोवर और असीम त्रिवेदी भी हैं, जिन्होंने समय समय पर सत्ता का विरोध और जनता के मन की आवाज उठाने के लिए मुकदमे झेले, जेल गए और अब भी तनकर लड़ रहे हैं। जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने भाजपाई खबरिया चैनल चलाने वाले अर्णब गोस्वामी को सारी लाइन तोड़ते हुए जमानत दे दी, तो कुणाल कामरा ने उन पर ट्वीट करते हुए हवाई जहाज का फर्स्ट क्लास वेटर होने का तंज कसा। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाए जाने को मंजूरी दे दी। इसके बाद कुणाल कामरा ने सीजेआई बोबडे का भी नाम लेते हुए उनकी भी खिल्ली उड़ा दी, तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उनके उस ट्वीट पर भी अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी। वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर की एक कविता ने समूचे CAA NRC आंदोलन को ऐसी धार दी कि जिसके जख्म से आज भी भाजपा और भक्तगण कराहते हैं। वरुण ग्रोवर ने लिखा कि तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी भी हैं, जिन्हें संसद का एक कार्टून बनाने के लिए कांग्रेस सरकार में जेल भेजा गया था। 2011 में जब अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तभी असीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्टून बनाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्टूनों को एक वेबसाइट में भी डाला, जिसे मुंबई की क्राइम ब्रांच की शिकायत पर हटा लिया गया। असीम ने फिर से ब्लॉग बनाकर ये कार्टून अपलोड कर दिए। असीम त्रिवेदी के कार्टून में भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर बनाए गए कार्टून को सरकार के लोगों ने संसद और भारत के संविधान का अपमान समझा और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर किया।